नमस्कार दोस्तों। आज रिसर्च मेथोडोलॉजी पर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। मित्रों, आप में से लोग के लिए रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं या शोध करने की इच्छा रखते हैं। जब आप शोध कार्य अपना प्रारंभ करेंगे तो शोध कार्य प्रारंभ करने के लिए आप डेटा इकट्ठा करते हैं। उन्हें ही जो है हम सोर्स कहते हैं। व्हाट इज सोर्स? सोर्स इज द नेसेसरी रिसर्च मटेरियल or data which researcher collects through different means। तो स्रोत क्या है? किसी भी विषय की जानकारी अगर हमें होती है तो वो किसी न किसी माध्यम से होती है, किसी न किसी स्रोत के जरिए ही होती है। क्योंकि अगर स्रोत विश्वसनीय हैं तो वो जानकारी भी विश्वसनीय होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि स्रोत क्या है? स्रोत जो है वो हमें सूचना देने वाले स्रोत हैं, यानी कि जिन माध्यमों से भी हम सूचना प्राप्त करते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, वो स्रोत होते हैं। और ये स्रोत ऐसा नहीं है कि कहीं एक स्थान पर रखे हुए हैं या एक स्थान पर भी हमें मिल सकते हैं। ये स्रोत हमें विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्रोत स्कैटर्ड रूप में रहते हैं, यानी बिखरे हुए रूप में रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमें धीरे धीरे इन्हें इकट्ठा करना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जैसे आप अदालत में देखते हैं, वकील अपनी बात जज के सामने रखता है, न्यायाधीश के सामने रखता है, तो अपनी बात को प्रमाणित करने के, अपने कथन को सब्सटेंशिएट करने के लिए वो कुछ प्रमाण उपस्थित करता है। इसी तरह से एक शोधकर्ता को भी शोध करते समय कुछ स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, और ये स्रोत कई रूपों में हो सकते हैं। जहाँ तक इतिहास में शोध की बात है तो इतिहास में शोध के अनेक स्रोत हैं जो अनेक माध्यमों से हमें प्राप्त होते हैं। सपोज a researcher is working on a topic related to Mauryan or Gupta age. He will have to collect material from literature, writings of foreign travelers, inscriptions, monuments, coins, etc. ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। चूँकि ये व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए मैं बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आप मौर्य काल या गुप्त काल पर शोध कर रहे हैं, तो आपको उस काल पर शोध करने के लिए जिन स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी, वो स्रोत आपको लिटरेचर के रूप में मिलेंगे या साहित्य के रूप में मिलेंगे। ये साहित्य धार्मिक साहित्य भी होगा और लौकिक साहित्य भी होगा। आप कह सकते हैं कि रिलीजियस भी होगा और सेकुलर भी होगा। इसी तरह से विदेशी यात्रियों के विवरण भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ आके वो जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं, तो अपने अनुभव को वो अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखते हैं। तो वो एक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। इसी तरह से इंस्क्रिप्शंस हैं, जिन्हें हम कहते हैं अभिलेख। बहुत सारे अभिलेख हमें उस काल के प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे लिए एक
ऐतिहासिक स्रोत का काम करते हैं। मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे स्मारक हैं। अब जैसे प्राचीन काल की बात हमने की तो बहुत सारे मंदिरों के भग्नावशेष हैं या और भी दूसरी चीज़ें जो उन लोगों ने बनवाई थी, मौर्यों ने, गुप्तों ने, उनके भग्नावशेष वगैरह हमें प्राप्त होते हैं। अशोक के तमाम लाटें वगैरह हैं जो हमें मिलती हैं, स्तूप हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। उन सिक्कों से हमें ये पता चलता है कि वो काल कितना समृद्ध था। मान लीजिए सिक्के सोने के हैं तो सोने के सिक्के वहीं चलेंगे जहाँ समृद्धि होगी। उन सिक्कों के ऊपर क्या छपा हुआ है, क्या उकेरा गया है, उससे भी हमें बहुत बातों का पता चलता है। तो ये बात मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझ जाएं कि स्रोत वास्तव में होते क्या हैं। तो मेरा अनुमान है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्रोत क्या होते हैं, और जब हम किसी काल विशेष पे, किसी का विशेष कालखंड के ऊपर काम करते हैं तो हमें किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। द हिस्टोरिकल सोर्सेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइमरी सोर्सेस मैंने अभी पहले बताया। प्राइमरी सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि प्राथमिक स्रोत, और सेकेंडरी सोर्स का अर्थ होता है द्वितीयक स्रोत या गौण स्रोत। कोई भी शोध कार्य उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही अच्छा होगा जितने अधिक प्राथमिक स्रोत होगी, क्योंकि द्वितीयक स्रोत यद्यपि प्राथमिक स्रोत पर ही आधारित होते हैं, लेकिन प्राथमिक स्रोत जिन्हें आप ओरिजिनल स्रोत सोर्स भी कह सकते हैं, या जो मौलिक स्रोत हैं या जो प्राथमिक स्रोत हैं, ये हमारे लिए बड़े काम के होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक शोधकर्ता को चाहिए कि प्राथमिक स्रोतों को ही जुटाने का प्रयास करे, प्राथमिक स्रोतों को इकट्ठा करने का प्रयास करे, जिससे उसका रिसर्च बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो जब प्राथमिक स्रोत इतना महत्वपूर्ण है तो आखिर उसकी क्या विशेषता होती है, थोड़ी सी चर्चा मित्रों हम इसके ऊपर करते हैं। प्राइमरी सोर्स, एज इट्स नेम सजेस्ट्स, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। अ प्राइमरी सोर्स इज द एविडेंस ऑफ एन आई विटनेस और मैकेनिकल डिवाइस which was present at the time of the occurrence of an event। तो मित्रों, प्राथमिक स्रोत जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आप कह सकते हैं कि किसी घटना की एक जो चश्मदीद गवाह हैं, किसी भी घटना के जो चश्मदीद गवाह हैं, या कोई ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है, कोई आजकल जैसे मान लीजिए हम कैमरे से पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, आप टेलीविज़न में देखते हैं डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है किसी चीज़ का वर्तमान समय में। तो चूँकि कोई घटना अगर किसी के सामने घट रही, कहने का अर्थ यही है कि कोई घटना किसी के सामने घट रही है और वो उसका विवरण हमारे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो वो एक प्राथमिक स्रोत होता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई, मान लीजिए हम प्राचीन काल में या मध्यकाल में या आधुनिक काल में ही किसी विषय के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्रोत हमें प्राप्त होंगे जो उसी समय, जिन दिनों वो घटना हुई थी, उसी समय उन स्रोतों को तैयार किया गया था और उनके द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने उन घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। तो इसलिए वो प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। आधुनिक युग में प्राथमिक स्रोत जो है वो कई माध्यमों से हमें मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो
टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना होने के कारण हमें बहुत सारे लोगों की स्पीच सुनने को मिल जाती हैं, बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, बहुत सारी फिल्में मिल जाती हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाती हैं। और तो मैकेनिकल डिवाइस का फ़ायदा हमें मिलता है प्राथमिक स्रोतों को इकट्ठा करने में, उनको जानने में, उनको समझने में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है कि यदि कोई घटना किसी आई विटनेस के सामने, प्रत्यक्षदर्शी के सामने घटती है और उसका विवरण वह प्रत्यक्षदर्शी आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वो एक प्राथमिक स्रोत होगा। सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक स्रोत, या इसको गौण स्रोत भी कहा जाता है, कई नामों से बुलाया जाता है, द्वितीयक स्रोत, गौण स्रोत। द सेकेंडरी सोर्स इज द एविडेंस ऑफ समवन who was not present at the time of occurrence of the event। तो जैसा कि स्पष्ट है एकदम कि द्वितीयक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो उन लोगों की गवाही पर, उन लोगों के साक्ष्य पर निर्भर होते हैं जो घटना के समय उपस्थित नहीं थे, यानी जिनकी आँखों के सामने कोई घटना नहीं हुई है लेकिन उन्होंने सुना। अब जैसे आजकल आप मान लीजिए, आजकल हम जैसे देखते हैं कोरोना बीमारी फैली हुई है, वुहान शहर का नाम बहुत आता है, हम और आप जो है सुनते हैं उसके बारे में, अखबारों में लेख पढ़ते हैं, तरह तरह से लोग डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, हालांकि कोई वहाँ गया नहीं है। जो रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं टीवी वगैरह पे, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ नहीं दिखाई जाती, तो इसलिए हम उसको प्राथमिक स्रोत में नहीं गिन सकते। प्राथमिक स्रोत ये हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, आप घर बैठे आराम से देख रहे हैं, तो आप स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हो गए उसके, और वो जो रिकॉर्डिंग है वह प्राथमिक स्रोत के रूप में काम में आ जाती है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स क्या है? अगले दिन आप अखबार में, या मान लीजिए कहीं साल भर बाद, 2 साल बाद किसी किताब में आप पढ़ते हैं, कोई क्रिकेटर है वो अपने अनुभव किसी किताब में लिखता है या और कहीं बांटता है, किसी लेख वगैरह में लिखता है, तो उसका इस्तेमाल भी कभी सेकेंडरी रूप में भी किया जाता है, कभी प्राथमिक स्रोत के रूप में। जैसे मान लीजिए जो स्वयं जिसने वो काम किया है, अगर वो स्वयं लिखता है तो वो प्राथमिक स्रोत हो जाएगा, लेकिन उससे सुन करके कोई दूसरा लिखता है उसके बारे में, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से प्राथमिक और सेकेंडरी या द्वितीयक स्रोतों का अंतर आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी सोर्स हैं या द्वितीयक सोर्स हैं वो कम महत्वपूर्ण होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट जब हम शुरू करते हैं, कोई भी रिसर्च का काम जब हम शुरू करते हैं, तो उस समय हमारे पास प्राथमिक स्रोत नहीं होते, उस समय हमारे पास केवल सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक स्रोत ही होते हैं, जिनकी सहायता से हम अपनी सिनॉप्सिस भी तैयार करते हैं, जिनकी सहायता से हम काम अपना प्रारंभ करते हैं, और बिना उनकी सहायता के हमारे लिए संभव नहीं कि हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए मित्रों, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है काम प्रारंभ करने के लिए। और बाद में प्राइमरी सोर्सेज की जो व्याख्या है, प्राइमरी सोर्सेज से जो निष्कर्ष निकाले हैं लोगों ने, उन निष्कर्षों को समझने के लिए भी ये आवश्यक है कि हम सेकेंडरी सोर्सेस को देखें। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अकबरनामा के आधार पे कोई पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको अकबरनामा में क्या लिखा ये भी समझ में आएगा, यानी प्राइमरी सोर्सेस को भी समझने में आसानी होगी। थोड़ा और अगर इसको मैं सरल करूं कि प्राइमरी सोर्स क्या है, तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स जो है, द प्राइमरी सोर्स इज द रॉ मटेरियल more meaningful to the expert historian than the layman. The secondary source is coherent work of history useful for both.
तो जो प्राथमिक स्रोत होता है वो एक तरह का रॉ मटेरियल है, जो बहुत ही उत्कृष्ट इतिहासकार हैं उनके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उनके मतलब का होता है, आम आदमी के मतलब का नहीं होता है वो। और जो द्वितीयक स्रोत हैं या सेकेंडरी स्रोत हैं वो दोनों के लिए ही सुसंगत होता है, दोनों के लिए ही बहुत काम का होता है। तो इस तरह से दोनों का ही अपना महत्व है। बिना रॉ मटेरियल के जब तक रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो रॉ मटेरियल के बिना, अब जैसे मान लीजिए रुई है, रुई क्या है? रॉ मटेरियल है। और जो आप कपड़ा पहनते हैं वो क्या है? वो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है, यानी कि जिसका निर्माण हो चुका है। उसका निर्माण कैसे हुआ? उस कपड़े का निर्माण कैसे हुआ है? रुई से हुआ है। तो रुई के बिना क्या कपड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता। इसी तरह से प्राइमरी सोर्स जो है वो एक रॉ मटेरियल है, बिना उसके आगे बढ़ना संभव नहीं है। उसी के सहारे हम आगे बढ़ते हैं, बाद में उसी के सहारे सेकेंडरी सोर्सेस तैयार होते हैं, द्वितीयक स्रोत तैयार होते हैं, जो एक रिसर्चर के लिए, एक शोधकर्ता के लिए और आम पाठकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के बीच में जो मूलभूत अंतर है, जो फंडामेंटल अंतर है या जो बेसिक है, फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बीच में, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा refers to the data originated by the investigator for the first time, while secondary data is the already existing data. और भी सरल तरीके से आप समझ लीजिए कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार खोजे जाते हैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं या जो प्राथमिक स्रोत होते हैं वो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार खोजे जाते हैं, यानी कि उनके बारे में पहले लोगों को जानकारी नहीं थी या कम जानकारी थी, उन्होंने ही उसको उद्घाटित किया है। उन स्रोतों को उद्घाटित करने वाला जो होता है वो कौन होता है? वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो अनुसंधान करता होता है, जो शोधकर्ता होता है। और सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़े उन आंकड़ों को कहा जाता है जो पहले से ही हमें सुलभ हैं, जो पहले से ही सुलभ हैं लाइब्रेरीज में, किताबों के रूप में और दूसरे रूपों में, जो पहले से ही हमें सुलभ हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा कहा जाता है या द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। तो फ़र्क आपके समझ में आ गया होगा। जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि प्राइमरी या प्राइमरी जो है उसकी खोज कौन करता है? जो शोध करता है या अनुसंधान करता है, वो पहली बार ही उसको खोजता है, वही उसका क्रेडिट उसी को जाता है, उसके लिए उसे ही शाबाशी देनी पड़ेगी कि उसने ये प्राथमिक स्रोत खोजा। लेकिन जो सेकेंडरी स्रोत होता है वो पहले से ही हमें सुलभ रहता है, जो हम लाइब्रेरीज वगैरह में किताबें वगैरह देखते हैं तो उनके रूप में हमारे पास पहले से सुलभ रहता है। मित्रों, अब प्राइमरी सोर्सेज के बारे में हम बातचीत करें पहले कि आखिर ये प्राइमरी सोर्सेज हैं क्या, ये किन किन रूपों में हमें मिलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ सबको एक साथ लिखना संभव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के विद्यार्थियों की दृष्टि से जो कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं, उनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आप देख रहे हैं। प्राइमरी स्रोत क्या हैं? जैसे पहला, कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स। तो कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे कहते हैं समकालीन रिकॉर्ड्स, यानी कि किसी विशेष कालखंड में जो रिकॉर्ड्स हैं वो कागजात के रूप में या किसी और रूप में जो हमें
प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स। तो मतलब दीज टाइप ऑफ प्राइमरी सोर्सेस आर इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी भी काल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे काम आते हैं। उसमें बहुत सारे फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, स्टेनोग्राफिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, उसमें बिजनेस और लीगल पेपर्स हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हो सकती हैं। मान लीजिए अब जैसे बाबर ने लिखा अपने समय में, बाबर ने अपना मेमोयर लिखा तुज़के बाबरी, तो वो क्या हो गया, वो एक कंटेम्पररी रिकॉर्ड हो गया, यानी उसने अपने समय में उसको लिखा। जहांगीर ने लिखा तुझके जहांगीरी। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने समय में जो पुस्तकें लिखी, जो सरकारी कागजात हैं, जो लीगल पेपर्स हैं, जो बिजनेस पेपर्स हैं, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत होते हैं। इसी तरह से आधुनिक युग में, तो आधुनिक युग में जो है बहुत कायदे से हमें मिल जाते हैं, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जैसे मैंने आपको बताया, तो चीज़ों को सुरक्षित रखना बहुत आसान है। कंप्यूटर में फ़ाइल बना के उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, पेन ड्राइव में रखा जा सकता है, हार्ड डिस्क में रखा है, बहुत सारे हैं जिनमें कि प्राइमरी सोर्सेस को रखा जा सकता है। आर्काइव्स हैं, आज बहुत सारी आर्काइव्स हैं, वहाँ आपको ढेर सारे लेटर्स वगैरह, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं वहाँ पे। इसी तरह से नंबर 2 पर मित्रों आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, यानी जिसे आप कहते हैं गोपनीय रिपोर्ट्स जो हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं गोपनीय होती हैं, वो आम पब्लिक के सामने नहीं लाई जाती हैं, उनको सरकार किसी न किसी कारण से छुपा के रखती है। तो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इनमें बहुत सारी सामग्री हमें प्राप्त होती है। अब ये सब जो है ज़्यादातर जो है गोपनीय चीज़ें, अब जैसे आप जानते हैं जैसे मिलिट्री से संबंधित कागजात हैं, तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि मिलिट्री से संबंधित या सेना से संबंधित जो उसके कागजात हैं वो लीक हों या दूसरों के हाथों में पहुंच जाएं। इसी तरह से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, बहुत सारे देशों के साथ कूटनीतिक संबंध हैं, तो उसमें जो एक दूसरे को हम डिस्पैचेस वगैरह भेजते रहते हैं, जर्नल्स हैं, बहुत सारी डायरीज़ हैं, मेमोयर्स हैं, पर्सनल लेटर्स हैं। जो बहुत सारे पर्सनल लेटर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा और आग्रह किया कि बस ये हमारे और आप तक ही हैं, मतलब जिसे आप कहते हैं पर्सनल लेटर्स का, ये व्यक्तिगत पत्र हो गए। और मतलब दीज आर नॉट ऑफिशियल लेटर्स। जो व्यक्तिगत पत्र हैं वो कॉन्फिडेंशियल हो जाते हैं। डायरी क्या है, डायरी जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो जाती है, क्योंकि डायरी आदमी अपने मन की बात उसमें लिखता है, उसमें वो किसी के सामने नहीं रखता उसको। बहुत सारे लोगों की डायरियाँ, बहुत सारे हमारे डिप्लोमेट्स हैं, शासक हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, उनकी डायरियाँ उनके बाद शायद उनके संसार से जाने के बाद हमारे सामने आ पाती हैं, तो बहुत सारी बातों को पता चलता है। तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्ट्स। पब्लिक रिपोर्ट्स आर मीन्ड फॉर जनरल पब्लिक एंड लेस रिलायबल। पब्लिक रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आम जनता के लिए होती हैं, हालांकि ये प्राथमिक स्रोत में आती हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम निर्भर नहीं कर पाते, क्योंकि पब्लिक रिपोर्ट्स में क्या होता है कि तरह तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें कई बार क्या होता है, पब्लिक रिपोर्ट्स जो है वो उसमें लोग गलत सूचनाएं दे देते हैं। पब्लिक रिपोर्ट्स में ये है कि भाई कोई आपने सर्वे कराया, कोई सर्वेक्षण कराया, उसके ज़रिए किसी चीज़ की जानकारी मांगी, तो कई बार क्या होता है, अब जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, जनगणना करने वाले आपके घर में आते हैं, किसी के घर में आते हैं, उसके घर में मान लीजिए उसके बाबा दादी पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वो झूठ बोल देता है कि 10वीं तक पढ़े हैं, तो इस तरह से गलत जानकारी चली जाती है। कई बार लोग बहुत सारी जानकारियां जो हैं छुपा लेते हैं, ठीक से नहीं बताते हैं, तो ये आम पब्लिक के लिए रिपोर्ट्स होती हैं। लेकिन
प्राइमरी स्रोत में, प्राथमिक स्रोत होने के बावजूद भी इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जो निष्कर्ष होते हैं वो अनुमानित होते हैं। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स हैं, डिस्पैचेस हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक रिपोर्ट्स में आती हैं। कई बार सर्वे करा देते हैं लोग, आप देखिए टीवी पे चलता रहता है, कोई ओपिनियन पोल कराया जाता है, उसके ज़रिए कोई सामग्री किसी बात पे जैसे करा लिया ओपिनियन पोल, वो आपके सामने आता है, उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो है, अभी मैंने जैसे ऊपर कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स कहा, कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स उस समय की जो सरकार थी, जिस समय की बात, जैसे मान लीजिए गुप्त काल की, मौर्य काल की, मुगल काल की, तो वो कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स में उसमें आ जाता है जो है जो समकालीन कागजात थे। अभी जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, सरकार के जो बहुत सारे, देयर आर न्यूमरस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स which are compiled by government officials are also a source of vital importance to the historians। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा बहुत सारे कागजात तैयार किए जाते हैं विभिन्न विषयों पर, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी प्राथमिक स्रोत होते हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारे आंकड़े प्राप्त होते हैं। बहुत सारे जो है, मान लीजिए हमें स्टैटिस्टिक्स की जानकारी चाहिए किसी भी विषय पे, सांख्यिकीय जानकारी चाहिए, हमें वित्तीय जानकारी चाहिए, हमें सेंसस के बारे में जानकारी चाहिए, तो मतलब देयर आर सो मैनी वाइटल मैटर्स विच कैन बी मेड यूज़ ऑफ बाय द हिस्टोरियंस। बहुत सारे जो ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके बारे में हमें जानकारी सरकारी कागजातों से, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से प्राप्त हो सकती है, जो कि आपको एक शोधकर्ता जो है वो आर्काइव्स वगैरह में जाता है तो वहाँ से उसे मिल जाती हैं। कई बार आप कचहरी में जाते हैं, जिला कलेक्टर के यहाँ जाएं, उनसे भी रिक्वेस्ट करें तो वहाँ भी आपको कुछ कागजात मिल जाते हैं। स्टेट आर्काइव्स हैं, नेशनल आर्काइव्स है, वहाँ से ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो इसी तरह का, जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्राथमिक स्रोत है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ लिटरेचर एंड डायरीज़। लिटरेचर, किसी काल का लिटरेचर, जैसे मान लीजिए मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा, या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, या ऐसे इस तरह के बहुत सारे लिटरेचर जो हमारे पास उपलब्ध हैं, जो विभिन्न कालों में लिखे गए, वो भी जो है वो एक प्राथमिक स्रोत होते हैं। अब जैसे वैदिक काल का इतिहास हम किससे जानते हैं? वैदिक काल का इतिहास हम जानते हैं विभिन्न वेदों से, और उसके अलावा जो पूरा वैदिक वांग्मय है, जो पूरा वैदिक साहित्य है, उससे वैदिक काल का इतिहास हम जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, सूत्र साहित्य है, और उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण हैं। तो तमाम इस तरह का साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। उसके अलावा लौकिक साहित्य हमारे पास है, हमारे पास जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जो आप हमेशा से इतिहास के स्रोतों के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत की भूमिका निभाते हैं। डायरीज़, मैंने जैसे बताया, डायरीज़ आप बहुत लोग जो है अपने पर्सनल मेमोयर्स वगैरह लिखते हैं डायरीज़ वगैरह के रूप में। तो ये जो पर्सनल मेमोयर्स हैं, जो डायरी में लोग लिखते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब जैसे आधुनिक काल में इन सब चीज़ों का बहुत चलन है, प्राचीन काल में इस तरह की डायरीज़ वगैरह, हमें मेमोयर्स तो ज़रूर मिलते हैं, लेकिन डायरीज़ वगैरह लिखने का चैनल धीरे धीरे आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हमें अब जैसे महात्मा गांधी की डायरी है, जयप्रकाश नारायण की डायरी है, डॉक्टर अंबेडकर की डायरी है, ऐसे तमाम लोगों की डायरीज़ हमें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की डायरी है जो कि बहुत ही उच्च कोटि की है, इनके बहुत सारे पत्र वगैरह हैं, लेटर्स हैं। तो ये सब हमें जो है उपलब्ध हैं प्राथमिक स्रोत के रूप में। क्वेश्चनेयर्स एंड इंटरव्यू, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। तो क्वेश्चनेयर्स
हम बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें सर्वेक्षण करना पड़ता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हमें सर्वेक्षण करना पड़ता है। उसके लिए अगर हम पहले से तैयारी नहीं किए रहेंगे, इसी तरह हमें बहुत लोगों के साक्षात्कार करने पड़ते हैं। अगर साक्षात्कार के लिए हम पहले से तैयारी नहीं करेंगे, हमारी प्रश्न सूची पहले से नहीं बनी रहेगी, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह का प्राथमिक स्रोत जुटाने के लिए क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यू वगैरह के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये भी मतलब साक्षात्कार के ज़रिए हम प्रश्नावली वितरित कर देते हैं या प्रश्न पूछ लेते हैं, हम ओपिनियन पोल करा लेते हैं, इस तरह की प्रश्नावली के ज़रिए सर्वेक्षण करते हैं। तो ये भी हमारा एक प्राथमिक स्रोत है। लेटर्स की बात मैंने की। लेटर्स, जो कि बहुत सारे लेटर्स हमारे पास हैं जो कि पुराने समय से ही चले आ रहे हैं। पत्र लेखन जो है वो एक कला है। पत्र के माध्यम से किसी बात का संप्रेषण दूसरे व्यक्ति तक किया जाता रहा है, एक बड़ा अच्छा माध्यम रहा है ये, और ये प्राचीन काल से आधुनिक काल तक चलता रहा है। अब आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। आजकल आप व्हाट्सएप पे और ईमेल पर भी पत्र भेज देते हैं। कागज़ पे बहुत पत्र भेजे गए, बहुत सारे हमारे पास। और भी पुराने समय के जब कागज़ नहीं था तब भी किसी न किसी ज़रिए जो है कपड़े पर लिख करके या ताड़पत्र पे, भोज पत्र पे लिख करके संदेश भेजे जाते थे। तो ये बहुत सारे लेटर्स जो है, ये पर्सनल लेटर्स हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक लेटर्स हो सकते हैं, ऑफिशियल लेटर्स हो सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल एक प्राथमिक स्रोत के रूप में। इसी तरह आप देखिए 8वां पॉइंट है ऑटोबायोग्राफीज एंड मेमोयर्स। ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर ये प्राथमिक स्रोत में आते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो है ये यानी कि स्वयं अगर किसी ने, ऑटो शब्द लगा है, स्वयं किसी ने अगर अपनी आत्मकथा लिखी। देखिए आत्मकथा दो तरह की होती है। एक तो कोई दूसरा लिखता है किसी की, जैसे महात्मा गांधी ने अब स्वयं जो आत्मकथा लिखी उसको कहते हैं सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ। लेकिन उनकी आत्मकथा दूसरे बहुत सारे लोगों ने भी लिखी, तो दूसरों ने लिखी वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, जो उन्होंने खुद लिखी वो प्राइमरी सोर्स होगा। इसी तरह से मेमोयर्स का जिक्र मैंने आपको किया ही, बाबर का, जहांगीर का, आप फिरोज शाह तुगलक का देख लीजिए। बहुत सारे अंग्रेज़ गवर्नर जनरल्स वगैरह थे, उन्होंने भी बहुत सारा मेमोयर अपना लिखा है। तो इस तरह से ये भी एक प्राथमिक स्रोत हमारे सामने है। फिर स्पीचेज एंड ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारी स्पीचेज हैं। और तो हमारे पास आजकल, जैसे मैंने बताया कि आजकल जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में विजुअल मटेरियल्स जैसे फिल्म्स, वीडियोस, पेंटिंग्स, तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें मिल जाती हैं। वो एक जो है प्राथमिक स्रोत है। ऑडियो की स्पीचेज हैं, जैसे आज आपको महात्मा गांधी की स्पीच, यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद वगैरह की स्पीच भी मिल जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की स्पीच मिल जाती है। यानी कि जब से टेप रिकॉर्डर की खोज हुई, तो टेप रिकॉर्डर की खोज जो है वो एक बहुत बड़ी घटना थी, जो कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध करा देती है। तो इस तरह से जो है ये स्रोत भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पब्लिक ओपिनियंस हैं। पब्लिक ओपिनियन जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वे करा लेते हैं। आजकल टेलीविज़न पे आप देखते रहते हैं कि समाचार चल रहा है, साथ साथ सर्वे भी चल रहा है। कई बार जो है गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछती है आजकल आप जो है आपकी क्या राय है किसी चीज़ के बारे में, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके जो है सर्वे करा लिया जाता है। तो इनसे जो निष्कर्ष निकलता है इसे कहते हैं पब्लिक ओपिनियन। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप कहते हैं फोकलोर्स एंड प्रोवर्ब्स।
फॉकलोर्स। तो फॉकलोर्स जो है वो, जिसे आप कहते हैं कि लोक गीत या लोक संगीत, इसी तरह से बहुत सारी कहावतें हैं। इनके पीछे बहुत, अब जैसे कितनी ऐसी कहावतें हैं जो कि जिनके बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं। वो प्रायः क्षेत्र वाइज अगर आप देखें तो कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, दक्षिण भारत में, कहीं भी आप जाइए तो हर जगह की अपनी कुछ कहावतें, अपनी कुछ प्रोवर्ब्स होती हैं, और हर जगह के अपने लोकगीत होती हैं, लोक कथाएँ होती हैं, जो कि लोक मानस में रची बसी हैं, और उनके माध्यम से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब जैसे आप देखिए, भगत सिंह जब फांसी पर चढ़े थे तो न जाने कितने लोकगीत उनके ऊपर बने थे उस समय, और आज तक लोग गाते हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पे, महात्मा गांधी पे, बड़े बड़े लोगों पर आज़ादी के समय में खूब लोकगीत बनते थे। उन लोकगीतों से भी अगर कोई शोधकर्ता लोकगीतों पर ही शोध करे तो उसे बहुत सारी जानकारियाँ लोकगीतों से ही मिल जाती हैं और कहावतों से मिल जाती हैं। अभी मैंने विजुअल्स की बात की, विजुअल्स, फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, ये सब जो हैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो कि टेक्निकल प्रोग्रेस होने की वजह से आज संभव हो गए हैं। तो इन स्रोतों का इस्तेमाल भी जो है वो प्राइमरी सोर्स के रूप में बड़े आराम से किया जा सकता है। मैंने पहले आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया। अब सेकेंडरी सोर्सेज पे थोड़ी सी बात हो जाए। सेकेंडरी सोर्सेज जो है ये बहुत भारी मात्रा में हमारे आपके पास उपलब्ध रहती हैं। आप जाइए देखिए, देश भर में हजारों लाखों की संख्या में लाइब्रेरीज़ हैं, पुस्तकालय हैं, जिनमें तमाम पुस्तकें भरी पड़ी हैं। आप अखबारों में देखते हैं बहुत सारे लेख रोज़ लिखे जाते हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स, जो बहुत विद्वान लोग बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। डिजर्टेशंस हैं, बहुत सारे डिजर्टेशंस हैं जो कि रोज़ जमा होती हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, और उनसे लाइब्रेरीज़ जो हैं वो भरी पड़ी हैं। बायोग्राफीज़ हैं, बायोग्राफीज़ यानी किसी व्यक्ति की, अब जैसे महात्मा गांधी की आपको सैकड़ों बायोग्राफी मिल जाएंगी, आपको जवाहरलाल नेहरू की मिल जाएंगी, ऐसे तमाम लोगों की बायोग्राफी आपको मिल जाएंगी जो दूसरे लोगों ने लिखी है। अब जैसे स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी मिलती हैं कई, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी मिलती है, जो कि उन्होंने नहीं लिखी थी, दूसरे लोगों ने लिखी, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके। तो ये भी सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। बहुत सारे एसेज हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं जो जगह जगह अखबारों में, जर्नल्स में, सब जगह छपते रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आती हैं। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का फ़र्क समझ में आ गया होगा। मैं केवल इतना ही आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था, क्योंकि ये दोनों ही स्रोत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और बिना इन दोनों स्रोतों की सहायता के शोध कार्य में आगे बढ़ पाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से जो है आपके समझ में होगा कि दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो यही है कि जो प्राइमरी सोर्स होता है वो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं जुटाया जाता है, पहली बार वही उसको जुटाता है, और जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो पहले से ही हमारे लिए पुस्तकालयों वगैरह में जगह जगह सुलभ रहता है। तो इनका अंतर आपके समझ में आ गया होगा। आगे फिर इस पे हम बात करेंगे। तो इस तरह से जितना भी मटेरियल है, वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारे लिए बड़े लाभप्रद होते हैं। Thus all the material, primary and secondary, which is helpful in completing a research project is known as historical facts or sources. तो सोर्सेस क्या होते हैं अब आपके समझ में आ गया। साक्ष्य, स्रोत, एविडेंस,
ओरिजिनल सोर्स, आप इसको कई नामों से जानते हैं, जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारे लिए सहायक होते हैं। और ये 2 रूपों में हमें मिलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपने इस चर्चा का लुत्फ उठाया होगा, इस चर्चा को एंजॉय किया होगा। आगे विषय पर शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत 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 धन्यवाद।